नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं किताबों में से हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाना है। इसलिए हमें इनको 31 अक्टूबर के पहले पहले तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ देखते हैं हम कक्षा 7वीं की गणित। तो आज हम गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए आज हम देखते हैं गणित को। तो यहाँ पे देखिए दी गई है वर्कशीट 60। इसके पहले वाली सभी वर्कशीटें हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट को खोल लीजिए, गणित वाले सर के नाम से। देखिए ये नीचे जो दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है, मेरा फ़ोटो लगी है, तो इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट पर ऊपर प्ले लिस्ट खुलेगी, और आप वहाँ जा कर के सभी जो इसके भाग हैं, सभी पार्ट्स हैं, सभी वर्कशीटें हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज देखिए हम देखते हैं वर्कशीट जो इसकी 60 दी गई है। यहाँ दिया गया आकलन, ये लास्ट आकलन है, और दिया गया कि चित्रालेख और दंड आलेख है, ज्यामितीय रचनाएं, और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये सब हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट जो 60 दी गई है। अब इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पे प्रश्न 1 दिया है ना। इसमें लिखा है कि किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बल्बों की, जो बिजली के बल्ब हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है कि इस महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये इतने इतने बल्ब खरीदे गए। यहाँ लिखा है कि चित्र आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, इसका चित्र बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पैमाना मानना है। जब भी हम कभी इस प्रकार से बनाते हैं तो पैमाना बना लेंगे कि एक बल्ब बराबर 2 संख्या मानेंगे। तो जनवरी में कितने हुए हैं 20, तो हमने यहाँ कितने बल्ब बनाना होंगे 10, तो ये 10 बना दिए। फरवरी में कितना है 26 है, तो यहाँ 13 बल्ब बना देंगे। मार्च में कितने हैं 30 हैं, तो यहाँ 15 बना देंगे। और अप्रैल में कितने हैं 34 हैं, है ना। तो अप्रैल में हम 17 यहाँ बल्बों की संख्या बना देंगे। तो ये उनके चित्रों के माध्यम से ये कहलाता है चित्र आलेख। चित्र बना दिए, ठीक है ना, संख्या की जगह क्या बना दिए, बल्बों के चित्र, बस ये कहलाता है चित्र आलेख। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा दिया है कि दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शा रहा है, और आलेख के आधार पर इन प्रश्नों के नीचे जो दिए गए इनमें उत्तर भी देना है। यहाँ देखिए दंडालेख दिया है 1998 से 2002 तक का, और यहाँ पे पैमाना माना है एक इकाई की जो लंबाई है वो 5000 टन के बराबर है। यहाँ जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई कितनी है, ये 5 टन के बराबर। हम 5 टन, 10 टन, 15 टन, इस प्रकार से टन के रूप में हम इसको गेहूं को मापेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे जो प्रश्न दिए हैं उनके हमें उत्तर लिखना है। चलो देखो, अब यहाँ देखिए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है कि दंडालेख के आधार पर यहाँ पे बताइए कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। तो सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ, 2002 में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। वर्ष यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम उत्पादन कब हुआ, तो वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। और 99 में कितना उत्पादन हुआ ये लिखना। तो वर्ष 1999 गेहूं का उत्पादन 25 टन हुआ। ठीक, 25 के मतलब उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आंकड़े के आधार पर आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि रोनाल्ड ने अपने दोस्तों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों की सारणी यहाँ पर बनाई थी। फलों का नाम दिया, विद्यार्थियों की संख्या दी कि केला कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, संतरा कितने, सेब कितने, और अमरूद कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो यहाँ लिखा कि इन आंकड़ों को दंडालेख के द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ दंडालेख बनाना है। तो सबसे पहले दंडालेख का नियम रहता है कि हमें पैमाना बनाना पड़ता है। पैमाना में हम कितने के बराबर कितना ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 इकाई के बराबर हम एक ही सेव ले रहे हैं, या 1 इकाई बराबर एक फल ले रहे हैं। सेव ना लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखना है, फल लिख दें यहाँ पे, तो एक फल हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें फलों के नाम लिखना है, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या हम क्रमशः यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक खंड के बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखें, लेकिन यहाँ खंड इतने थे तो मैंने 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दर्शा दिए। जगह कम होने के कारण आप वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से केला 8 हो जाएगी, 8 है लोग पसंद करते हैं। संतरा कितने लोग, यहाँ पे देखिए 3 लोग। और सेव कितने लोग, ये हो जाएगा 5। और अमरूद 4 है ना, तो ये 4 की सीध में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक दंडालेख है बना लेना। चलिए ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न है चौथा दिया है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के स्वेटर के नाप दिए गए थे। यहाँ पे देखिए ये नाप दिए हैं। स्वेटर की नापों के लिए
विद्यार्थियों की संख्यावार सारणी बनाना है तो इस प्रकार से बनाई जाएगी। स्वेटर के नाप यहाँ पे लिख दीजिए, 24, 26, 28 और 30 इतने नापों के दिए गए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ देखें तो 24 कितने विद्यार्थी 24 नंबर की शर्ट के लिए हैं, तो ये 4 विद्यार्थी हो जाएंगे। 26 के लिए भी 4 हैं और 28 कितनी हैं, ये भी 5 दी गई हैं, और 30 जो नाप दिया गया है ये 7 विद्यार्थियों के लिए है। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है, पूरी 20 हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें सारणी बना लेना। चलिए ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना कीजिए। तो हमें करना क्या है, एक वृत्त बनाना है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, परकाल और स्केल को लेंगे, उस दोनों की सहायता से 4.2 सेंटीमीटर परकाल स्केल पर खोलेंगे और खोल करके एक बिंदु ओ लेंगे। बिंदु ओ लेकर के ओ के प्रत्यय परकाल को घुमाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमें वृत्त की रचना करनी है और लिखना भी है। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया कि 8.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचो। इसमें से रेखा AC काटिए जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर हो और BC को नापिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस यही परकाल की सहायता से इसको हम एक 6.4 सेंटीमीटर का AB पर एक चाप लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ बिंदु C प्राप्त होगा और BC को नापेंगे तो यह 2.3 सेंटीमीटर का हो जाता है। 8.7 सेंटीमीटर हमने क्या की, एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो ये हमने देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एक क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ लिख दें 8 सेंटीमीटर, और इसका लंब समद्विभाजक खींचना है तो यहाँ पे हम ए पर रख के आधे से ज़्यादा खोल देते हैं, चाप ऊपर नीचे लगा देते हैं, और यहाँ बी पर रख के आधे से ज़्यादा खोलते हैं और इन दोनों चापों को काट देते हैं और इनको मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। तो ये जो है रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खिंच जाता है। ठीक, प्रश्न 8 देखिए, रूलर और प्रकाल की सहायता से 45 और 75 के कोण की रचना करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, फिर इसके बाद इस पर एक कोई बिंदु इस प्रकार से P ले लिया, ठीक है ना, और इसके बाद हम करते क्या हैं, यहाँ पे बिंदु P पर रख करके एक ऐसा आधा वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त को हम परकाल से ये बराबर बराबर चाप लगाते हैं, जो कि यहाँ पे जो चाप पहला चाप होता है ये 60 अंश का होता है, तीसरा चाप जो लगेगा वो 120 का रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर रख करके सबसे पहले ये जो 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद 90 का अर्धक खींचेंगे यहाँ से, ये 90 का अर्धक खींचा यहाँ पे तो ये 45 अंश का कोण का निर्माण हुआ। फिर ये जो रहता है यहाँ पे 60 अंश का रहता है तो 60 और 90 का अर्धक खींच देंगे तो ये यहाँ पे खिंच जाएगा, ये पूरा, तो ये 60 और 15 ये तो कितना हो जाएगा 75, तो ये 75 अंश का कोण का यहाँ निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया कि 147 अंश की माप का कोण बनाते, ये कोण कितने का है, 147 अंश का पूरा है ना, और कोण की रचना करना है और उसका समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले तो अपन जो है इस उससे चांदी की सहायता से ये 147 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे PX, है ना, एक रेखा सबसे पहले PQ खींचेंगे, इस पर बिंदु P लिया और फिर ये PX किरण खींच देंगे। ठीक है ना, 147 अंश का कोण बनाती हुई, फिर इसके बाद में प्रकाल की सहायता से एक ये चाप लगाएंगे, ये चाप दोनों PX और PQ को यहाँ पे ये काट रहा है, तो यहाँ हम प्रकाल को रख करके दो चाप प्राप्त करते हैं यहाँ पे ये, और ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, ओ और पी को मिला देंगे तो ये जो है 147 अंश कोण का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। यहाँ पे हमें जोड़ दिया गया है तो संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा आप जैसे जोड़ते हैं जोड़ लिया, फिर इनके बीजांक लिखेंगे कि इसका बीजांक क्या हुआ, तो 8, 7, 15, 5, 20, 3, 23, 3 और 2, 5, ये 5 इसका बीजांक हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको जोड़ के ये इसका 8 बीजांक हो जाएगा, 8 और 5 13, अब 13 को जोड़ेंगे तो 2, 3 और 1 4 होगा। इसी प्रकार से उत्तर का देखें कि क्या 4 आता है, 8 और 5 13, 13 में यदि 9 जोड़ते हैं तो 13 और 9 22, 2 और 2 4, ये आ गया, यानी ये सही है उत्तर। इसी प्रकार से घटाने में भी हमें करना है, पहली संख्या का बीजांक लिखेंगे, दूसरी संख्या का बीजांक लिखेंगे, यहाँ 21 आएगा, यहाँ 15 आएगा, तो यहाँ 2 और 1 3 नहीं करेंगे, यहाँ 5 और 1 6 नहीं करेंगे, क्योंकि घटाने में यहाँ छोटा बीजांक हो जाएगा। तो संख्या जो की त्यों जितनी आती उतनी लिख दीजिए, 21 और यहाँ 15 कितना मिलेगा 6, इनको करेंगे तो 4 और 1 5 और 1 6 बराबर 6 आया, यानी उत्तर सही है।
इसी प्रकार से यहाँ देखो गुणांक और भाग के बीजांक दिए करना है हमें। तो सबसे पहले तो संख्याओं का गुणा कर लें। ये अपन ने गुणा कर लिया, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का क्रमशः बढ़ते हुए जैसे गुणा करते हैं तो गुणा किया। अब इनके बीजांक देखेंगे कि इसका बीजांक कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 7, और इसका आ जाएगा 6 और 3 9, 7 नाम 63, तो 6 और 3 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9। और इसका देखिए 2 2 4 1 5 5 10 2 12 9 21 और 6 27, 7 और 2 9, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये बीजांक से क्या हो जाती है, जांच भी हमें यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से भाग में है, भाग कर लीजिए। सबसे पहले संख्या 300 का भाग देना, तो 3 दूनी 6, 3 संख्याओं में देंगे, ठीक है ना। यहाँ मिल जाएगा 229, 4 उतारेंगे, यहाँ पे सीधे 4 उतार लेंगे और यहाँ पर सीधे 5 यहाँ उतार देते, ठीक है ना, घटा करके। तो ये हमारा शेष 145 आ जाता है, 276 इसका उत्तर आएगा। तो अब देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य के हमें बीजांक निकालना, 8 2 10 9 19 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 8 2 10 माने 1, इसका क्या निकलेगा 1, 1 के बराबर आना चाहिए। अब तो यहाँ पर 3 ही होगा, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, और 6 और 7 13 14 15, 5 और 1 6, 3 गुणित 6 धन शेष फल का बीजांक 5 4 9 1 10, यानी 1 ही आएगा। तो अब करिए इसका गुणा, 6 3 18 में 1 जोड़ें तो 19, 9 और 1 10, 10 यानी 1 1 के बराबर है। तो हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये बीजांक से जांच करना, जितनी हमारी संक्रियाएं होती हैं सभी संक्रियाओं की बीजांक से जांच करना है, तो हमारा उत्तर सही है कि नहीं है ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी जो विषय दिए गए हैं सभी विषयों की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।